दोस्तों, आज जानेंगे भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ भारत में। तो आज के चैप्टर का नाम है भारत का संविधान। इसमें पढ़ते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। कौन सी कंपनी की स्थापना की? तो लंदन कंपनी की स्थापना की, जिसमें पाया जाता है कि तो यहाँ पर देखते हैं कि लंदन कंपनी की स्थापना की गई थी। तो लंदन के कुछ व्यापारी हैं, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और वहाँ के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है लंदन कंपनी। और 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। और 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में, यानी दिसंबर में, अंतिम महीना दिसंबर ही होता है। और इसमें क्या होता है कि लंदन की कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल जाता है। और इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। और ये तो लंदन कंपनी है, लेकिन भारत में किस नाम से व्यापार करना शुरू किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करना शुरू किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के किले में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के किले में हुई थी। और जैसे ही अहमदनगर के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ, यानी केंद्रीय प्रशासन जो था वो शक्तिहीन हो गया, यानी शक्ति इसका कमज़ोर हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इसने हस्तक्षेप करना, जब वो औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, केंद्रीय प्रशासन जो था वो कमज़ोर हो गया। इसी के कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। और 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। तो बंगाल पर आधिपत्य जमाया कब? तो 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया, अंग्रेज़ों ने। तो सिराजुद्दौला को, तो 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। उसके बाद इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। उसके फिर बाद बंगाल पे कब्जा जमा लिए है। बंगाल पे किस युद्ध के माध्यम से कब्जा जमाए थे? तो बंगाल पे 1757 के पलासी के युद्ध में कब्जा जमा लिए थे। किसको पराजित किए? तो सिराजुद्दौला को पराजित किए। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने फिर से जीत हासिल की। तो बक्सर कहाँ पे है? तो बक्सर बिहार में है। पलासी नामक स्थान कहाँ पे है? तो पलासी नामक स्थान पश्चिम बंगाल में है। तो बंगाल और देखते हैं बिहार पे अंग्रेज़ों ने अपनी शासन स्थापित कर लिया था। और भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। और ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया? तो अधिनियम पारित किया गया। और इन्हीं अधिनियमों में से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? तो 1773 में पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? तो 1773 का। इसी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गोपनीय समिति पास की थी। और इसकी रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। यानी कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार होता था और कुशासन होता था, उसको दूर करना था।
यानी प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक एक्ट पारित किया था जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो कंपनी में, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा था और कुशासन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसी को समाप्त करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने पारित किया था। और उसके बाद मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया गया, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट से किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। और गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। तो गवर्नर जनरल हो गए या और उनकी परिषद, ये इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इंग्लैंड में स्थित है निदेशक बोर्ड। इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो इंग्लैंड में। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल हो या उनकी परिषद हो, ये दोनों के दोनों वहाँ से कंट्रोल होने लगा। और इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। और जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। कलकत्ता में 4 सदस्य, इसमें सदस्य कितने थे, तो 4। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल क्वेश्चन बनता है, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और क्वेश्चन बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स ही था। तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्वारिंग, ये चारों सदस्य थे उसकी परिषद यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके कितने सदस्य थे परिषद में, तो 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लैरिंग। उसके बाद इस एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, तो पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुए। और उसके बाद 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को, यानी जो काम हो रहा था उसको एक दूसरे से अलग कर दिया। यानी इंडिया एक्ट ने कंपनी के जो भी व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप, यानी व्यापारिक और राजनीतिक, ये दोनों को क्या कर दिया गया, तो अलग कर दिया गया। व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को अलग कर दिया गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसको किसको अलग कर दिया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों को अलग कर दिया। दोनों को अलग करने का काम कौन सा किया था, कौन सा एक्ट किया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट राजनीतिक और व्यापारिक दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं।
कंपनी के वाणिज्य संबंधी विशेष विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। यानी वाणिज्य संबंधी विषय हो, इसको छोड़कर बाकी जितने भी मामले हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता था, नियंत्रण होता था। तो नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है, यानी इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहे। तो इस अधिनियम द्वारा, तो किस अधिनियम द्वारा? तो 1884 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामला अलग हो गया। सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामला को कौन कंट्रोल करता था? तो इंग्लैंड स्थित नियंत्रण बोर्ड इसको कंट्रोल करता था। इंग्लैंड स्थित नियंत्रण बोर्ड इसको कंट्रोल करता था। इंग्लैंड स्थित नियंत्रण बोर्ड इसको कंट्रोल करता था। और इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858, यानी 1857 की क्रांति के बाद 1 साल बाद 1858 ईस्वी का जो एक्ट था, वहाँ तक ये विद्यमान रहा द्वैध शासन। द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था और 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। उसके बाद है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट में देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी हम जानते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक मामला एक तरफ राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला को कौन कंट्रोल कर रहा था? तो नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। इंग्लैंड लंदन में स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और राजनीतिक मामला नियंत्रण बोर्ड, और व्यापारिक मामला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों, यानी कंपनी के पास जो व्यापारिक अधिकार बच गया था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, यानी नियंत्रण बोर्ड था, वो कहाँ पे स्थित था? तो इंग्लैंड में। इसके अधिकारी जो थे, इसका वेतन कहाँ से? तो भारतीय कोष से प्राप्त होने लगा। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, अगर 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे तो 1813 के चार्टर एक्ट में, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, किंतु चीन से व्यापार और चाय व्यापार का एक अधिकार बना रहा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का एक अधिकार था, यानी जो अधिकार था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर, पहला चीन से व्यापार और फिर चाय व्यापार का एक अधिकार बना रहा। दो अधिकार बना रहा, चीन से व्यापार, चीन से व्यापार, चीन से व्यापार, चीन से व्यापार, और फिर दूसरा बना रहा चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। ये किस एक्ट के तहत बना रहा? तो ये बना रहा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अब पूरा के पूरा व्यापार को ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यापार बचा रहा। पहला व्यापार चीन से व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। यही दो अधिकार बचा रहा। अब देखिए ये अधिकार कब ख़त्म होता है, होता भी है या नहीं होता है। उसके बाद आता है, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के मामलों में खर्च होता था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1813 का चार्टर एक्ट जो था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो बढ़ कर हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। यानी 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 1833 हो गया। 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 1833 का चार्टर एक्ट है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। चलिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं।
पूरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।